हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जब लगातार हमसे ये बोला जाए कि लिखो लिखो लिखो, तो दिमाग में आता क्या लिखूं भाई। कभी लेखक का सोचा? बेचारा वो लिखता रहता है, आपके लिए कुछ नया 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 लाके देते हैं। कंटिन्यू लिखने वाला भी दिमाग में कई बार थॉट कम पड़ते हैं। उसके लिखने के लिए उसको कई बार खुद का भी मन बनाना पड़ता है। किसी के कहने पर या ज़बरदस्ती कहने पर नहीं लिखा जाता। आप जब पढ़ने बैठते हो तो खुद से बैठते तो बड़ा मन लगता है, और पीछे पड़ जाए टीचर या मम्मी तो फिर तो गुस्सा आ जाती है। पीछे लगे रहते हो पढ़ने पढ़ने पर। तो जब अपना मन होता है तब कार्य करने में बहुत ही सहजता और अनुकूलता प्रतीत होती है, और जब किसी के दबाव में कार्य होता है तो कार्य में मज़ा ही नहीं आता करने में। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके ही कृतिका के पाठ 3 में, जी हाँ, कक्षा 10वीं की बात कर रही हूँ मैं, पाठ 3 में है मैं क्यों लिखता हूँ। अब कहीं ना कहीं लेखक को ये बात सता रही है कि आखिर मैं लिखता क्यों हूँ। देखो, लिखते तो सारे लेखक लिखते चले जाते, ये भी तो दिमाग में बात आना चाहिए आखिर मैं लिखता क्यों हूँ। क्यों मेरे अंदर लिखने की चाह है, मैं क्यों लिखता हूँ। अब क्यों लिखता हूँ ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा ये तो पाठ पढ़ के पता चलेगा। तो ये जो बात दिमाग में आई है ये अज्ञेय जी की आई है। ये लिख तो रहे हैं पर अब सोच रहे क्यों हैं कि क्यों लिखता हूँ, ये पाठ में पढ़ते हैं। अज्ञेय जी कहते हैं मैं क्यों लिखता हूँ। ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। भाई मैं लेखक हूँ तो लिखता हूँ, मेरा मन करता है तो मैं लिखता हूँ। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन लगता है ना कि अरे सही बात है, ये लिखते होंगे। पर बड़ा कठिन भी है कि आखिर वाकई में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। जो ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये इसलिए कठिन है। ये लेखक के जीवन के जो आंतरिक हिस्से हैं, जो छुपे हुए भाग हैं, जो कुछ उनका सीक्रेट है, जो उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ हिस्से हैं, कुछ पल हैं, उनसे गहरा संबंध होता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। मतलब जो उनके अंदर भाव चल रहे हैं, जो उनके जीवन में चल रहा है, उसे वाक्यों में बांधना कई बार आसान नहीं होता, और संभव भी है लेकिन कई बार नहीं भी। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, और विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, सारा कुछ वो दूसरों से शेयर नहीं करता। तो लेखक भी कह रहे हैं कि यदि मैं कुछ लिखता हूँ तो उसमें मेरी अपनी कुछ काल्पनिकता होती है, मेरे अपने कुछ विचार होते हैं, मेरी अपनी कुछ सोच होती है। कहीं मैं कुछ देखता हूँ या कुछ मेरे पर बीतती है तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ। लेकिन कई बार मैं अपनी पूरी बात नहीं कह पाता। कुछ ऐसे भाग होते हैं, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ केवल अपने में ही समा लेना ठीक होता है, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक उत्तर तो यह भी है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। बड़ा रोचक इन्होंने जवाब दिया अज्ञेय जी ने कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है, जो उसके अभ्यांतर, जो उसके अंदर जो मजबूरी है, कई बार वो लिखने पर पता चलती है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, कई बार ऐसा मनोविज्ञान भी कहता है कि जब आपको क्रोध आ रहा हो, आप शांत रह जाते हो, मन में आप उसको रोक लेते हो, किसी से कुछ कहना, यदि कहने पर लड़ाइयाँ बढ़ जाएं, झगड़े बढ़ जाएं, सामने वाले को बुरा लग जाए, इससे अच्छा है कि उसे डायरी पर पन्नों का सहारा लेके लिख दिया जाए। मन की बात भी निकल जाती है, मन का गुस्सा भी निकल जाता है, सारी बात उस पर लिख दी जाती है, दुख भी, प्रसन्नता भी, कुछ भी ऐसी बात हो तो हमारा मन हल्का हो जाता है। तो लेखक शायद यही इसीलिए कह रहे हैं कि जब मैं लिखता हूँ तो अंदर की जो मजबूरियाँ हैं वो मेरे पन्नों पर उतरने लगती हैं, जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। लिखता है तो सारी परेशानियाँ पेज पर, कॉपी पर, उस डायरी पर, और मन हल्का, एकदम शांत। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने लेने के लिए लिखता हूँ। मैं भी लिखता हूँ कि आखिर ऐसे कौन से मेरे अंदर विचार हैं जो दबे पड़े हैं, जो मजबूर हैं। अगर मैं लिख दूँ तो हो सकता है कि वो बाहर आ जाएं और मैं भी देखूँ आखिर मेरे अंदर क्या क्या छुपा था। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, मतलब सभी लेखक जो लिखते हैं, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है।
सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। देखिए, कृतिकार जो कोई एक रचना बना दे, हर एक लिखने वाला रचनाकार नहीं हो सकता। जैसे मैं हूँ, मेरे मन में कुछ आया, मैंने अपना मन की विचार लिख डाले, पर तो क्या मैं रचनाकार हो गई? नहीं। कहीं किसी को मैंने दिया नहीं, कहीं किसी ने पढ़ा नहीं, कहीं वो छपा नहीं, कहीं किसी उस पुस्तक में उसको स्थान मिला नहीं, तो हर एक लेखक कृतिकार नहीं हो सकता। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लो मैं लिखती गई और अच्छा लिखा, कहीं वो प्रसंग में कहीं दे दिया, लोगों ने पढ़ा, मैं विख्यात होने लगी, मैं प्रसिद्ध होने लगी, तो फिर मैं लोगों की व्यवस्था पर लिखती हूँ। लोग कहें, मैंने अभी बात पहले आपसे कहा था, लोग कहें लिखो, तो कई बार उस मजबूरी में लिखना पड़ता है। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, पैसे की जरूरत, लिखते हैं। संपादक ने कहा कि भाई लिखना है आपको इस विषय पर, लिखते हैं। प्रकाशक ने, बड़े तकाजे के जो प्रकाशक है, उसने कहा कि भाई इस पे तो मैटर जाना चाहिए, मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ, लिखना पड़ता है, और लिखकर जो पैसा मिलता है। तो इन सभी की आवश्यकता के लिए भी कई बार मजबूरी में भी लिखना पड़ता है। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। लेखन मतलब लिखने के तरीके बता देते हैं। जब वो लिखने बैठता है तो कई बार मजबूर होकर लिखता है, वो बाहरी व्यवस्था होती है। कई बार आंतरिक मजबूरी उसे लिखने को मजबूर कर देती है। कुछ ऐसी बातें जो अंदर ही अंदर घुट रहा था, वो पन्ने पर लाकर उतार देता है, तो वो उसके अंदर की व्यवस्था हो जाती है। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। मतलब लोग कह रहे हैं समाज के इस तबके पर लिखना ही पड़ेगा। आज लोग जो आर्थिक तंगी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है, आर्थिक तंगी है, जो महंगाई वो बढ़ रही है, ये लोगों ने कहा कि लिखो। लिखता है क्यों? क्योंकि बोला गया है। तो कई बार मन के अंदर भी जो भाव उमड़ रहे थे और वही सामने वाले ने बोल दिया कि लिखो, तो दूसरे की दबाव भी नहीं होता। कई बार वो निमित्त बन जाता है लिखने के लिए। लेखक तो वैसे ही अपने मन में सोच ही रहे थे, उनके अंदर तो वैसे ही उनमें वो एक उग्रपन भरा हुआ था, और निमित्त बन गए बाहरी लोग जिन्होंने कहा कि लिखो। तो कई बार इस कारण भी लेखक लिखता है। यहाँ पर प्रतिकार के स्वभाव और आत्म अनुशासन का महत्व बहुत अधिक होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। देखिए, लेखक भी ऐसा नहीं हर जगह बहुत शानदार मिले, फटाफट लिख दें। कुछ तो लिख लिख कर इतने आलसी हो जाते कि लोग कहते भाई लिखो, तो उन्हें लिखते ही नहीं बनता है। नहीं लिखना है, मन ही नहीं कर रहा है, मन होगा तब लिखेंगे। कोई विषय नहीं लिखने के लिए, तब भी वो नहीं लिखते हैं। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है, अंदर से वो मजबूर है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर, मतलब बिस्तर पर, तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, नींद खुल गई भाई तो उठ जाओ। जरूरी है कि घड़ी अपनी आवाज़ देगी, घंटी सुनाएगी तब आप उठोगे, पर नहीं, मजबूरी है नहीं उठना, वो बजेगी तब उठूंगा। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है। उसे केवल एक सहायक यंत्र की आवश्यकता होती है। सहायक यंत्र की तरह काम लेता है कि भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मतलब वो चाहता है लिखना, लेकिन तब तक ये बोलेंगे नहीं, तब तक मैं लिखूंगा नहीं। अब इनको बोलने तो दो, तब काम करेंगे। घड़ी का अलार्म बजने तो दो, तब मैं उठूंगा, क्योंकि उठाने का काम तो वही करती है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। यहाँ पर प्रज्ञा जी कह रहे हैं कि मुझे ये कभी नहीं सोचना पड़ता कि सामने वाला बोले लिखो तब मैं लिखूं, और कभी उनके कहने पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं लिखना, ज़बरदस्ती लिखना पड़ रहा है। मैं दोनों में ठीक हूँ। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं और अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं। मतलब अब उन्होंने उस उदाहरण को वापस लिया कि कहने का तात्पर्य कि मुझे उठने के लिए घड़ी के आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। यदि नींद खुल जाती है तो मैं पहले ही उठकर बैठ जाता हूँ। मतलब यदि लिखने का मन हो तो मैं लिख लेता हूँ, बाहरी लोग कहें अथवा ना कहें। आगे जी और कहते हैं कि यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, अंदर की मजबूरी क्या है, इसे बखानना मतलब इसे बताना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती है, यह बताना शायद कम कठिन है। उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा यदि उदाहरण दे दिया जाए। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पर वो कुछ बात अपनी बताना चाहते हैं, क्योंकि लेखक ने सारी मजबूरियाँ बता दी कि आखिर वो लिखता क्यों है। खुद से भी, मन से भी, लोगों के कहने पर भी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का जो भेदन है, अणु का जो तोड़ना है वो संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे प्राप्त था ही। फिर जब वह हिरोशिमा पर अणु बम गिरा, आपने ये घटना, बहुत पुरानी घटना है और बहुत ही एक फेमस घटना है, क्योंकि बड़ी दुख से भरी हुई है। हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा हुआ जो बम ब्लास्ट था वो बहुत ही भयानक था, इतना भयानक कि उसका जो प्रभाव है वो अभी तक वहाँ के शिशु जो जन्म लेते हैं वहाँ के लोगों पर, उन बच्चों पर वो प्रभाव दिखाई देता है। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने शिक्षा में पढ़ लिया था अणु क्या है, रेडियोधर्मिता क्या है, लेकिन इसका प्रभाव तब समझ में आया जब हिरोशिमा में मैं अणु बम गिरा और उसके समाचार मैंने पढ़े। उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण पढ़ता रहा, इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आया और उसको देखते रहे। देखिए, तब तक हमारी पढ़ाई सिद्ध नहीं होती, तब तक हम कुछ प्रैक्टिकल ना करें, या हमारे साथ उस पढ़ाई को लेकर कोई प्रैक्टिकल ना हो, तो हमें लगता है कि बस हम पढ़े जा रहे हैं। उसका मतलब तो तभी समझ में आता है जब प्रत्यक्ष वो कुछ घटित होता है। विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, इसलिए कविता में मैंने इस विषय में नहीं लिखी। अब वो कह रहे हैं कि मैं लिखना चाहता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो लिखने की भी नहीं होती, तो मैंने उस बात को वहीं रोक दिया। युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। पर जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उसको एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सकता हूँ कि यदि जब ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर मछलियों को मारा गया, क्या आप ढेर सारी मछलियों का उपयोग कर सकते हैं? कम ही मछलियों का उपयोग करना था, लेकिन कितनी मछलियां बेकसूर बिना मतलब के मारी गई। तो उन्होंने इस बम से उस हिरोशिमा पर फेंके गए बम का भी अंदाज लगा लिया, जहां पर कई ऐसे लोग मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसका अनुभव लेखक ने उस तरीके से किया। जापान जाने का अवसर मिला उनको, तब हिरोशिमा भी गया और अस्पताल भी देखा, जहां रेडियो पदार्थ से आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी होती चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए। मतलब जो अनुभव हुआ उससे क्या अनुभूति निकल कर हमारी आई, ये बहुत अनुभूति जो हमारी फिर लेखन में समझ में आती है, ये कृतिकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात करती है। उन्होंने देखा कि लोग पीड़ित हैं, पीड़ा का अनुभव किया, पर अनुभूति क्या, किस तरह पीड़ित हुए होंगे, क्या घटनाएं घटी होंगी, किस तरह का वातावरण बना होगा, वो कल्पना, वो अनुभूति है। वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वह आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती। बिल्कुल, जो हमने घटित नहीं देखा, लेकिन यदि हम सोचने बैठें, यदि हम कल्पना करने बैठें, तो अपनी आत्मा के सामने वो सारे दृश्य प्रत्यक्ष समझ में आ जाते हैं। तो लेखक जब लिखने बैठता है तो अपनी सारी कल्पनाओं को सामने रख लेता है और उसके लिखने में वो वस्तु, वो घटना उसे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। वो क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता था। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई यहाँ पे खड़ा रहा होगा। विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई, वहीं रुक गई, तो वो परछाई जैसी समझ में आ गई, बाकी पूरा पत्थर काला था। तो जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया और उस व्यक्ति पर जो अटकी उसे भाप बनकर उड़ा दिया। जैसे पत्थर के सामने व्यक्ति खड़ा। अब जो हिरोशिमा पर जब बम गिरा और जो ब्लास्ट हुआ, उससे वो व्यक्ति तो जला। अब उस व्यक्ति के जलने का जहां परछाई जिस पत्थर पर पड़ रही थी, वो पत्थर उतना नहीं जल पाया, उस पर उतना प्रभाव आग का नहीं पड़ा, लेकिन पत्थर का जो आगे पीछे का हिस्सा था वो जलकर काला हो गया।
तो वो परछाई जो समझ में आ रही थी, उससे ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कोई खड़ा था, जो वो तो जलकर भाप हो गया, लेकिन उसकी परछाई से वो हिस्सा उतना काला नहीं हो पाया। तो यहाँ पर लेखक ने एक कल्पना बना ली। जो उस व्यक्ति पर अटके उसे भाप बनकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी हो, पूरी घटना उनके सामने चित्रित हो गई कि आखिर किस तरीके की घटना यहाँ पर घटी होगी। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं, अवाक मतलब जो इतिहास बोल नहीं पा रहा, वो भी सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया हो, क्योंकि लेखक को अब सब समझ में आ रहा था। डूब गया, मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गई। अब सब कुछ लेखक को सामने नजर आने लगा। आप कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ गाइड आपको सब कुछ बताता है, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आप अपने आप में बहुत सारी कल्पनाएं बनाने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं अच्छा ऐसा हुआ होगा, और फिर आपको सब कुछ प्रत्यक्ष नजर आता है। तो हिरोशिमा की उस चट्टान को देखकर लेखक के सामने भी बहुत कुछ चीजें उभर कर आ गई। कि मैं कहूं कि उस क्षण भर में अणु विस्फोट में मेरे प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ से मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। उन्हें लगने लगा कि मैं वहीं खड़ा हूं और ये सब चीजें घट रही हैं। इसी में ऐसे भाई व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, वो कह रहे वहां नहीं लिखी जिस क्षेत्र में मैं था, वहां तो मेरा वो प्रत्यक्ष ज्ञान चलता ही रहा। मैंने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे वो कविता लिख डाली। तो लेखक का जो मन था वो उस समय तो सारी घटनाओं को एकत्र करने में लगा था, और लिखने के लिए जो शांत मन चाहिए था, लेकिन अंदर से उग्रता भी चाहिए थी। ऐसा ना हो कि वो रोष, वो क्रोध, वो प्रत्यक्ष, वो कल्पना सब समाप्त हो जाए। इसलिए लेखक को लिखना भी सही समय पे पड़ता है, वो क्रोध बना रहे। यह कविता अच्छी या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। वो कविता भले ही लोगों को कैसी लगी हो, लेकिन मेरे लिए वो प्रत्यक्ष की कविता थी, क्योंकि मैंने सारा अनुभव किया था। तो यहाँ लेखक ने उस प्रश्न को उठाकर अंत में उत्तर भी दे दिया कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। जब मैं किसी बात को देखकर, किसी घटना को देखकर उसके अनुभव की अनुभूति कर लेता हूँ, अंदर से जो उन्माद, जो आक्रोश आता है या जो बात उठती है, तब मैं जाकर लिखने बैठ जाता हूँ। तो कई बार लेखक बाहरी संपादक के दबाव में लिखता है, कई बार लेखक अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने लिखता है, कई बार लेखक मजबूरी में लिखता है, और कई बार लेखक अपनी उन बातों को कुछ कुछ लिख के छोड़ते हुए भी लिखता है, और कई बार किसी घटना की काल्पनिक प्रत्यक्षता को देखते हुए उसको लिख देता है। तो लिखने के कई कारण होते हैं, पर ये लेखक के ऊपर है कि आखिर उसके शब्द किस रूप में जा रहे हैं, व्यवस्था में जा रहे हैं या फिर स्वच्छंद रूप से लिख रहा है, या किसी घटना को काल्पनिकता प्रदान कर रहा है, या किसी घटना का अनुभव करके वो लिख रहा है। तो ये सारी बातें लेखक ने सिद्ध कर दी कि हमारा ध्यान तो यहाँ तक नहीं गया होगा कि लेखक क्यों लिखता है, पर लेखक ने खुद अपना ध्यान उस ओर खींचा कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। तो सारी बातें यहाँ स्पष्ट हो गई कि वो क्यों लिखता है। अब जब इसके प्रश्न हम करेंगे ना, तो आपको करने में, समझने में, लिखने में, सब में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जब पाठ पढ़ लेते हैं तो प्रश्न अभ्यास करना बड़ा सरल लगता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगला वीडियो जो आपका आएगा वो आएगा मैं क्यों लिखता हूँ के अभ्यास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।